आजाद संगठन के कार्य में बड़े चतुर थे। एक अधेड़ आयु के मिस्त्री को दल में मिलाया गया। वो मिस्त्री तमंचे बनाना जानता था। मजदूरी करके अपना निर्वाह करते थे। आजाद सभी व्यय पूरे करने होते थे। श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पुस्तक काकोरी के शहीद में इन विपत्तियों का बड़े दर्द भरे शब्दों में वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि सर्दियों में एक एक कंबल में कई नवयुवकों को एक साथ सोना पड़ता था। कई बार तो यहाँ तक हुआ कि एक लंगोट के सिवाय वीरों के तन पर कोई वस्त्र ही नहीं होता था। एक ओर तो पहनने की ये दशा थी और दूसरी ओर कई कई बार उन्हें भूखे रह जाना पड़ता था। चाय भी मिलती तो वो भी बिना चीनी के। पहले तो उन्होंने लक्षा मोहल्ले में एक मकान किराए पर लिया, जिसके बाहरी कमरे में तबला, हारमोनियम और सरंगी आदि पड़े रहते थे, जिससे बाहरी लोग ये समझे कि वे आवारा नवयुवक हैं। उन्होंने एक और मकान भी किराए पर लिया हुआ था, जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बंगला भाषा में मोटे मोटे अक्षरों में कल्याण आश्रम लिखा हुआ था। दिन रात प्रयत्न करते करते इस टोली में कई होनहार युवक आ मिले। एक बार सभी क्रांतिकारी वीर कहीं जा रहे थे। नेता ने सोचा कि कारतूस गिने जाएं। गिनती करने पर एक कारतूस कम निकला। नेता को आजाद पर शक था, क्योंकि वो जानता था कि इन्हें गोलियां चलाने का बड़ा शौक है। उसने अपने साथी से पूछा कि इसका पता कैसे लगाया जाए। और कोई चारा ना देख नेता ने सबसे पहले अपनी तलाशी दी, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और फिर बारी आने पर आजाद ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी तलाशी दी, परंतु कारतूस ना मिला। आजाद बड़ों की आज्ञा को पूरा पूरा मानते थे। इन्हीं दिनों पर्चे छपवाकर लोगों में बांटे गए और उन्हें बताया गया कि किस तरह हम लोग देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ रहे हैं। एक बार एक पर्चा छापा गया। तय हुआ कि इस पर्चे को एक ही समय सभी बड़े बड़े नगरों में बांटा जाए, और वो भी गुप्त ढंग से। किसी को कानो कान भी पता नहीं लगना चाहिए। भारतवर्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक ये पर्चा बांटा गया। बनारस में चंद्रशेखर आजाद ने इस कार्य को इतनी सुंदरता से निभाया कि देखने वाले सभी चकित रह गए। जिस स्कूल में जाओ, जिस सिनेमा घर में जाओ, जिस मंदिर में जाओ, जिस घर में जाओ, लोगों के हाथ में वो पर्चा है। उस बुद्धिमान युवक ने सब स्थानों के चपरासियों को और सेवकों को अपनी ओर मिला लिया था। मातृभूमि की स्वतंत्रता के नाम पर सभी ने प्रसन्नता से साथ दिया। जब मनुष्य विपत्तियों से घबरा जाता है तो वो भूल भी कर बैठता है। दल का व्यय ना चलता देख इस देशभक्त टोली ने सरकारी कोष लूटने की बात सोची। कई साथियों ने विरोध किया कि सरकार से खुली टक्कर हो जाएगी और इससे हमारे लिए जीना दूभर हो जाएगा, परंतु दल के नेता राम प्रसाद बिस्मिल जिस बात पर अड़ जाते थे वो बात सबको माननी पड़ती थी। रेलवे की आय 8 डाउन डाकगाड़ी पर ले जाई जाती थी। हर स्टेशन की आय एकत्र करके लखनऊ पहुंचाई जाती थी। 9 अगस्त सन 1925 के दिन दल के 10 क्रांतिकारी वीर इस धन को लूटने के लिए इकट्ठे हुए। इनके नाम ये हैं: राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, ममन नाथ गुप्त, बनवारी लाल, शचीन्द्र नाथ बख्शी, मुरारी लाल, केशव चक्रवर्ती, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और मुकंदी लाल। ये लोग पिस्तौलें जेबों में डाल लखनऊ से चलकर बालामाऊ जंक्शन पर जा उतरे। फिर वहां से 8 डाउन कलकत्ता मेल पर जा सवार हुए। इनमें से श्री अशफाक, शचीन्द्र नाथ बख्शी और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी तो दूसरी श्रेणी के डिब्बे में चढ़े और दूसरे सभी साथी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जा बैठे। ज्यों ही गाड़ी निश्चित स्थान पर पहुंची, रेल की खतरे की जंजीर खींचकर गाड़ी रोक ली गई। इंजन के ड्राइवर को खुली भूमि पर लिटा दिया गया और 2 साथी पिस्तौलें लेकर उसके पास खड़े हो गए। उस बीच कई खाली फायर छोड़े गए। गाड़ी के अगले सिरे और अंतिम सिरे पर पिस्तौलें लेकर 2-2 युवक खड़े हो गए। रेलगाड़ी के यात्रियों को बता दिया गया कि हमें तो सरकारी कोष लूटना है, आप लोग चुपचाप अपने अपने स्थानों पर बैठे रहें। जो भी यात्री इस समय गाड़ी से उतरने का यत्न करेगा वो गोली का निशाना बना दिया जाएगा। अब रेलवे के खजाने वाले भारी बक्से को गाड़ी से नीचे उतारा गया। हथौड़ी से उसके ताले को तोड़कर सब नोट और नकदी निकाल ली गई। इस तरह अपने कार्य को पूरा करके सभी क्रांतिकारी वीर लखनऊ पहुंच गए। इस डकैती के होने पर सरकार ने पूरे बल से क्रांतिकारी युवकों की खोज शुरू की। गुप्तचर विभाग दिन रात कार्य में लग गया। 25 अगस्त को दिन निकलने से पहले पहले उत्तर प्रदेश के सभी नगरों में पुलिस ने छापे मारे। अनेक युवकों को बंदीगृह में डाल दिया गया। गिरफ्तारियों का जाल बिछा दिया गया।
चंद्रशेखर के घर पर भी पुलिस जा पहुंची, परंतु वे उस समय वहां पर नहीं थे। ये पहला दिन था जबकि पुलिस ने आजाद को खुले रूप से पकड़ना चाहा। केवल आजाद और उनके दो साथी ही पुलिस के पंजों में नहीं आए। दूसरे सभी क्रांतिकारी वीर जेल के सींगचों में बंद कर दिए गए। जिन जिन नवयुवकों को पुलिस ने बंदी बनाया, उनमें से कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए दल के कई गुप्त स्थानों का पता दे दिया। इस पर पुलिस ने सारे देश में क्रांतिकारियों के बहुत सारे अड्डों पर छापा मारा और अनगिनत वीर जेलों में ठूंस दिए गए। इधर आजाद चाहते थे कि अपने प्रमुख साथियों को तो छुड़ा ही लिया जाए, परंतु राम प्रसाद बिस्मिल के जेल जाने के बाद जो युवक दल का नेता चुना गया, वो इतना कायर निकला कि आज का काम कल पर और कल का परसों पर डालते डालते उसने कई महीने बिता दिए और कुछ ना किया। पुलिस ने घोषणा कर दी कि जो कोई चंद्रशेखर आजाद का पता बताएगा, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। इसके बाद आजाद झांसी आ गए और दिन भर जंगल में रहकर निशानेबाजी का अभ्यास करने लगे। इन्हीं दिनों आपने ड्राइवरी सीख ली। तब पुलिस की सारी शक्ति चंद्रशेखर आजाद को खोजने में लग गई। इधर क्रांतिकारियों का संगठन ढीला पड़ रहा था। कुछ कार्य होता ना देख और पुलिस की दृष्टि से बचने के लिए श्री आजाद नगर में चले गए, जहां जहाज में बोझा ढोने का कार्य करने लगे। जब भूख लगती तो दूध का डिब्बा ले लेते और दूध पीकर ही रह जाते। इन दिनों आपको 9 आने प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती थी। रात्रि के 12 बजे तक सिनेमा में समय बिताते और फिर जहाज के गोदाम के बाहर टांगे फैलाकर सोते रहते। इस तरह इस क्रांतिकारी वीर ने अपने जीवन के 1.5-2 वर्ष यहीं बिता दिए। उधर उत्तर प्रदेश में सरकार ने क्रांतिकारी वीरों पर बड़े बड़े मुकदमे चलाए। 1.5 वर्ष तक लगातार ये मुकदमे चलते रहे। अंत में सरकार ने 4 वीरों को फांसी का दंड दिया। कईयों को काले पानी की सजा हुई और कुछ को क्षमा मांगने पर रिहा कर दिया गया। सन 1927 के दिसंबर मास में अपने 4 साथियों के फांसी पर झूलने का समाचार पढ़कर आजाद का हृदय थर्रा उठा। वो निर्भय वीर एक बार फिर अपनी जान को हथेली पर रखकर उत्तर प्रदेश में आ पहुंचा। इस बीच कानपुर में आजाद और सरदार भगत सिंह की भेंट हुई। उन दिनों युवकों ने नए सिरे से दल का संगठन शुरू किया। दिल्ली के पुराने किले के नीचे बैठक हुई। भारतवर्ष के कोने कोने से क्रांतिकारी वीर आकर इकट्ठे हुए। इस बार का सबसे बड़ा नेता चंद्रशेखर आजाद को चुना गया। इन दिनों एक पुलिस अफसर तसद्दुक हुसैन क्रांतिकारियों के विरुद्ध प्रमाण इकट्ठे कर रहा था। आजाद और उनके साथियों ने सोचा कि इसे ठिकाने लगा दिया जाए, परंतु बाद में गंभीरता से सोचा गया कि इससे कुछ बात नहीं बनेगी और व्यर्थ ही में हम में से 1-2 साथी फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे। इसलिए ये विचार छोड़ देना पड़ा। पुलिस तो हर समय चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के यत्न में लगी रहती थी, परंतु ये वीर भेष बदलने में इतना चतुर था कि इसे पकड़ना कोई आसान बात न थी। एक मुसलमान पुलिस अफसर को सरकार ने केवल इसी कार्य पर लगाया कि जैसे भी हो आजाद को पकड़ो। ये पुलिस वाला छाया की तरह आजाद के पीछे घूमने लगा। एक बार उसका आजाद से सामना हो ही गया। उसी क्षण आजाद ने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल ली। ये देखकर पुलिस अफसर कांप गया। जीवन सभी को प्यारा होता है। वो चुपचाप अपनी जान बचाने के लिए दूसरी ओर चला गया। एक बार पुलिस दल ने कानपुर में आजाद के घर पर छापा मारा। इन दिनों श्री आजाद और भगत सिंह देश के प्रसिद्ध नेता एवं दैनिक प्रताप के संचालक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की छत्र छाया में रहते थे। पुलिस ने जिस समय कमरे में प्रवेश किया, आजाद वहां नहीं थे। शुक्ल नामक क्रांतिकारी युवक से पुलिस की टक्कर हो गई। आपस में दनादन गोलियां चली। शुक्ल ने अकेले होने पर भी पुलिस को चकरा दिया। अंत में वो वीर लड़ता लड़ता पुलिस की गोलियों से स्वर्ग सिधार गया। आगे इस वीडियो को सुनने के लिए पार्ट 4 पर क्लिक करें और आगे सुने।